आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माउंट बैटन योजना के विषय में, जिसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसी योजना के अनुसार भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ और साथ ही साथ भारत का विभाजन भी इसी योजना के द्वारा हुआ था। तो कब ये योजना आया और क्या कुछ प्रावधान इस योजना में थे, तो वो सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो माउंट बैटन योजना, ये जो माउंट बैटन थे ना, ये भारत के आखिरी वायसराय थे, मतलब ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय थे माउंट बैटन, और इन्हीं के समय में जो है भारत को स्वतंत्रता मिली। तो माउंट बैटन योजना, इसको मैंने एक दूसरे नाम से भी बोला 3 जून योजना, क्योंकि ये जो योजना है ना, ये जो प्लान है 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। इसी कारण इसको जो है 3 जून योजना भी बोला जाता है। तो माउंट बैटन योजना अथवा 3 जून योजना दोनों जो है एक ही चीज है। तो लॉर्ड माउंट बैटन, तो इसका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड माउंट बैटन, मतलब इसके नाम के आगे आप लॉर्ड लगाओगे, वैसे तो इसका काफी लंबा चौड़ा नाम है, माउंट बैटन फेमस है। तो देखिएगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एटली, क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी का था। 1945 में चुनाव हुआ था जिसमें ये जीत गया और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। तो इसने क्या किया? 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की, जिसको एटली की घोषणा के नाम से जाना जाता है। उस घोषणा में इसने बोला कि हम लोग जो हैं 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता दे देंगे, ये चीज बोला गया। साथ ही साथ 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने यह भी घोषणा किया कि अब जो है ब्रिटिश भारत का वायसराय वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंट बैटन को बनाया जाएगा। तो जो लॉर्ड माउंट बैटन है, उसको किस घोषणा के तहत भारत का वायसराय घोषित किया गया था? तो एटली की घोषणा के द्वारा, जो कि 20 फरवरी 1947 को हुआ था। तो अब जो है भारत का वायसराय कौन होगा? माउंट बैटन। पहले कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। पिछले वीडियोस में इसका बार बार जिक्र आता था ना, लॉर्ड वेवेल। तो ये जो है इसके उत्तराधिकारी के रूप में, लॉर्ड वेवेल के उत्तराधिकारी के रूप में लॉर्ड माउंट बैटन भारत का वायसराय बन करके भारत आता है। तो कब ये भारत आया? तो 24 मार्च 1947 को, 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत पहुंचता है और पद ग्रहण कर लेता है। जैसे ही ये पद ग्रहण करता है, वैसे ही अपना काम शुरू करता है। इसका क्या काम था? तो देखिएगा, जो 20 फरवरी 1947 को घोषित किया गया कि माउंटबेटन अब भारत का वायसराय होगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही भारत का वायसराय बना करके क्यों भेजा गया? इसके पीछे रीजन ये था कि जो माउंटबेटन है वो भारत से परिचित था, भारत पहले भी आ चुका था। इसके अलावा वो भारत के बड़े बड़े नेताओं को, चाहे वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हों, चाहे वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के हों, इसके अलावा भारत में जो देसी रियासत थे, जो बड़े बड़े देसी रियासत थे, उनके जो राजा नवाब, उनसे भी ये परिचित था। तो यहां काफी सारे बड़े बड़े नेताओं को ये जानता था। तो इन्हीं सभी कारणों से इस अंग्रेजों को लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा कि माउंटबेटन जो है भारत में व्याप्त समस्या को दूर कर सकता है, सुलझा सकता है। इसीलिए माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भेजा गया। कब आया? 24 मार्च 1947 को इसने जो है पद ग्रहण किया। जैसे ही पद ग्रहण किया, वैसे ही इसने जो है भारत के तमाम बड़े बड़े नेताओं से विचार विमर्श करने लगा। किस बात पर विचार विमर्श? तो भारत में जो समस्या व्याप्त थी, मतलब जो संवैधानिक गतिरोध बना हुआ था ना, जो जिन्ना बोल रहे थे, मुस्लिम लीग बोल रहे थे कि हमको जो है पाकिस्तान चाहिए, इधर कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि भाई हम भारत का विभाजन होने नहीं देंगे, हम जो है अखंड भारत चाहते हैं। तो ये जो समस्या थी, ये जो गतिरोध था, इसको दूर करने के लिए माउंटबेटन जो है भारत के तमाम बड़े बड़े नेताओं से, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो मुस्लिम लीग के हो, चाहे कोई दूसरे पार्टी के हो, वैसे जो समस्या थी ना मेन, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच थी। तो सभी के साथ मिलकर के वो विचार विमर्श करते हैं, सबकी राय जानते हैं कि क्या किया जा सकता है। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम लोग किसी भी हाल में देश को विभाजित होने नहीं देंगे, अखंड भारत के रूप में आप हमको सत्ता हस्तांतरित करिए। दूसरी तरफ जिन्ना मुस्लिम लीग, इनका कहना होता है कि हम लोग जो है पाकिस्तान से कम
कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमको पाकिस्तान चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो वो लोग पाकिस्तान पर अड़े हुए थे। तो अब जो है शीघ्र ही माउंटबेटन को यह बात पता चल जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो पाना असंभव है। मतलब कि दोनों के बीच जो है किसी भी प्रकार का समझौता होना असंभव है। समझौता किस प्रकार से होता कि जो जिन्ना है वो पाकिस्तान की मांग को छोड़ देते और अखंड भारत के रूप में भारत को सत्ता सौंपा जाता, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता होना संभव नहीं है। ये बात जो है माउंटबेटन को स्पष्ट हो जाता है। अब क्या किया जाए? अब जो है इनको भी लगता है कि भाई जो जिन्ना जो मांग रहा है पाकिस्तान, उनको दे दिया जाए, भारत का विभाजन कर दिया जाए। तो इस बारे में अब जो है चर्चा शुरू होती है। माउंटबेटन जो है बड़े बड़े नेताओं को, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसी बीच महात्मा गांधी 2 अप्रैल 1947 को, महात्मा गांधी जो है 2 अप्रैल 1947 को माउंटबेटन से मिलते हैं। और यहां पर महात्मा गांधी जी कहते हैं माउंटबेटन से कि किसी भी हालत में देश का विभाजन नहीं होगा, भारत का विभाजन हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आप अगर जिन्ना अगर नहीं मान रहे हैं तो आप जो है जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करिए। ये जो है महात्मा गांधी जी ने पेशकश की थी। इसका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो भी विभाजन के खिलाफ थे। लेकिन माउंटबेटन के आने के पहले, कुछ ही दिन पहले, लगभग 10 मार्च 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत में व्याप्त समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो कैबिनेट मिशन को चाहिए कि वो जो है बंगाल और पंजाब का विभाजन कर दे। मतलब कि एक तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब बोल रहे हैं कि विभाजन कर दो, जो पाकिस्तान मांग रहे हैं पाकिस्तान दे दो, इस टाइप से। लेकिन बाद में वही फिर जो है महात्मा गांधी जी उनको बोलते होंगे कि नहीं, विभाजन नहीं होगा, तो फिर वो गांधी जी के प्रभाव में आ जाते हैं। तो अब जो है माउंटबेटन के समक्ष समस्या थी कि वो कांग्रेस के नेताओं को समझाए, दूसरे नेताओं को समझाए, क्योंकि जो जिन्ना है वो तो मानने को तैयार नहीं है। और इस बीच जो है मुस्लिम लीग की तरफ से अपनी मांग को मनवाने के लिए लगातार दंगे वगैरह करवाए जा रहे थे। देश का जो माहौल था इस समय ना, वो काफी खराब था। स्थान स्थान पर दंगे हो रहे थे। विशेष करके जो पंजाब है, जो बंगाल है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर काफी सारे दंगे हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। मतलब कि जो देश है वो गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा था। तो ये भी खतरा था कि गृह युद्ध छिड़ सकता है, देश का जो माहौल है, हालात है, वो और ज्यादा बिगड़ सकता है। तो अब जो है क्योंकि जिन्ना, मुस्लिम लीग, ये लोग मान नहीं रहे थे, तो माउंटबेटन जो है इनको समझाना शुरू कर देते हैं, कांग्रेस के नेताओं को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको समझाते हैं कि अगर विभाजन नहीं किया जाता है तो ये जो मुस्लिम लीग वाले हैं, ये जो सांप्रदायिक दंगे करवा रहे हैं उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे। देश जो है गृह युद्ध में झुलस जाएगा। फिर जो भारत वो अलग अलग टुकड़ों में आजाद हो जाएगा, मतलब कि कोई अपना अलग आजादी ले लेगा, इस टाइप से। तो यहां पर जो है समझाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भी लगता है कि अब जो है विभाजन के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इस बीच ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम नेता, यहां तक कि महात्मा गांधी भी जिन्ना को समझाने की कोशिश करते हैं कि मान जाओ बाबू, मान जाओ, ये ठीक नहीं है, अखंड भारत हमको चाहिए, हमको टूटना नहीं है, एक होकर के रहना है। लेकिन जिन्ना, नहीं भैया नहीं, हमको खाली पाकिस्तान चाहिए, हमको अपना अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तो यहां पर जिन्ना किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं। और वो जो है मुस्लिम लीग के द्वारा, मतलब जिन्ना ही उस समय था मुस्लिम लीग का हेड। जिन्ना बोलूं या मुस्लिम लीग बोलूं, दोनों एक ही है, आप ये समझिए। मुस्लिम लीग की तरफ से जो है लगातार सांप्रदायिक दंगे करवाए जा रहे थे। तो इससे जो है बिल्कुल माहौल खराब हो रहा था। तो यहां पर नेहरू और पटेल को भी अब ये बात स्पष्ट लगने लगती है कि अब जो है विभाजन के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर देश का विभाजन नहीं किया गया, पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो हमारा जो देश है वो कई सारे टुकड़ों में आजाद होगा। मतलब कि अगर हम लोग जो है अपना अखंड भारत की मांग पर अड़े रहे, पाकिस्तान की मांग को अगर हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं,
तो ये जो देश है वो कई टुकड़ों में बंट जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि हम जो है पाकिस्तान दे दे। ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था। तो ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जो है विभाजन को स्वीकार कर लिया कि भाई पाकिस्तान उनको दे दो, अगर पाकिस्तान नहीं देंगे तो देश जो है कई सारे टुकड़ों में बंट सकता है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये डर सता रहा था। और बाद में जब देश आजाद हो जाता है, जब इसको स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ विभाजन ही अंतिम रास्ता है, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत को एकीकृत किया था। इसमें भले पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं था। तो ये सारी चीजें होती है। अब जो है कोई रास्ता सुलझ नहीं रहा था, मतलब सबने लगभग मान लिया कि हाँ विभाजन ही रास्ता है। गांधी जी भी स्वीकार लेते हैं क्योंकि सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो रहे थे। नेहरू भी तैयार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तैयार थे, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। तो अब जो है लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो है 18 मई 1947 को, डेट इंपॉर्टेंट है जितने भी डेट मैं बता रहा हूं, 18 मई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन लंदन जाते हैं। वहां पर जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली है उससे सलाह मशवरा करने के लिए कि आगे क्या करना है। मतलब वहां जाकर के वो बताते होंगे कि मैंने कांग्रेस के नेताओं को समझाया कि विभाजन ही क्या कहते हैं, विभाजन ही समस्या का हल है। तो एक तरह से वो बताता होगा कि अब जो है हमको भारत को विभाजित करना है, दो भागों में बांटना है। तो वहां पर जाकर के फिर वो मसौदा वगैरह तैयार होता होगा। इसके बाद ये जो माउंटबेटन है भारत वापस आता है, और भारत वापस आकर के 3 जून 1947 को एक अपना मतलब जो प्रस्ताव है, जो योजना है, उसको जो है प्रस्तुत करता है, जिसको हम लोग माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इसने जो है अपनी योजना प्रस्तुत की। कब? 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की। माउंटबेटन योजना अथवा 3 जून योजना के नाम से ये विख्यात है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो 3 जून योजना है इसमें क्या कुछ प्रावधान किया गया था। वहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, और इसी माउंटबेटन योजना के आधार पर आगे ब्रिटेन की संसद में भारत के स्वतंत्रता के लिए, भारत को स्वायत्तता दिलाने के लिए फिर वहां जो है जो ब्रिटेन का संसद है वहां पर फिर सारा कार्यवाही होता है, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। तो माउंटबेटन योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्या क्या धाराएं थी, उसको अब हम लोग देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना, उसके द्वारा जो है संविधान सभा का गठन किया गया और भारत का संविधान बनना शुरू हो गया था। तो माउंटबेटन योजना के तहत जो पहला पॉइंट बोला गया, वैसे ऐसा पहला पॉइंट नहीं, आगे पीछे हो सकता है। तो माउंटबेटन योजना में बोला गया कि जो संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही है, मतलब कि भारत में गठित संविधान सभा द्वारा जिस संविधान का गठन मतलब निर्माण किया जा रहा है, उस संविधान को भारत के जिस क्षेत्र के लोग नहीं मानते हैं तो वहां पर वो लागू नहीं होगा। मतलब कि ये जो संविधान बन रहा है, संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को भारत के उन हिस्सों पर लागू नहीं होगा जो इसे मानने को तैयार नहीं है। मतलब कि भारत की संविधान सभा जो भी संविधान बनाएगी वो भारत के उन हिस्सों पर लागू नहीं होगा जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यहां देखिएगा, जो संविधान सभा है वहां पर किसका बहुमत है? कांग्रेस का बहुमत है। और जो मुस्लिम लीग है भाई, वो तो संविधान सभा से कन्नी काट रही है, संविधान सभा का बहिष्कार कर रही है, वो संविधान सभा में शामिल ही नहीं हो रही है। तो संविधान किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो एक तरह से कांग्रेस के द्वारा ही। तो अब यहां बोला जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा जो भी संविधान बनाया जाएगा उसको भारत के किसी भी हिस्से के लोग अगर मानने को तैयार नहीं है तो वहां पर यह संविधान लागू नहीं होगा। तो यह स्पष्टतः क्या बोल रहा है कि जिस हिस्से में यह संविधान लागू नहीं होगा वो भारत का हिस्सा नहीं होगा, वो पाकिस्तान होगा, वहां पर के लिए फिर अलग से संविधान बनेगा। तो यह ध्यान रखेंगे। तो संविधान सभा जो भी संविधान बनेगा उसको जो है उन हिस्सों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसको नहीं मानते। दूसरा चीज बोला गया, बंगाल, पंजाब और असम। बंगाल, पंजाब और असम के लिए बोला गया कि वहां पर जो विधानमंडल है, जो प्रांतीय विधानसभाओं के आधार पर जो विधानमंडल गठित किया गया था ना 1945-46 में, तो पंजाब, बंगाल
व असम। यहां के जो विधानमंडल हैं, विधानमंडल विधानसभा जो भी बोलो, तो इन तीनों प्रांतों के विधानमंडलों को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। मतलब विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाएगा। एक भाग में, अब देखिएगा, दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, तो एक भाग में ना उस क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे। मतलब कि दो भागों में जो पहला भाग होगा उसमें उस क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। जो मुस्लिम बहुलता वाले जो क्षेत्र है वहां से जो प्रतिनिधि आएंगे वो पहले भाग में होंगे। जैसे कि मान लो बंगाल का कोई हिस्सा है जहां पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, मुसलमान बहुसंख्यक हैं, मुसलमानों की बहुलता है, तो वैसे क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि होंगे वो पहले भाग में होंगे। तो मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्रों के प्रतिनिधि, मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्रों के प्रतिनिधि, ये होंगे पहले भाग में। दूसरे भाग में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के प्रतिनिधि, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे भाग में ऐसे क्षेत्रों के प्रतिनिधि जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक न हो, वैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो पहले वाले भाग में जो पंजाब, बंगाल और असम के विधानमंडलों को दो भागों में बांट दिया जाएगा, अलग अलग, पंजाब के लिए अलग, बंगाल के लिए अलग, सब में जो है दो भागों में बांट दिया जाएगा। जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो पहले भाग में होंगे, और जो गैर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे वो दूसरे भाग में होंगे। जैसे अगर पंजाब को अगर हम लोग ले लें तो पंजाब में जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे वो पहले भाग में होंगे, और दूसरे भाग में जहां पर सिख प्रतिनिधि वाले हों, मतलब सिख बहुसंख्यक हों या हिंदू बहुसंख्यक हों या फिर मिश्रित बहुसंख्यक हों, तो वैसे वाले जो है दूसरे में होंगे। तो इसको हम लोग कर देते हैं गैर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के प्रतिनिधि। मात्रा में उल्टा पुल्टा लगाता हूं, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि पंजाब, बंगाल और असम के विधान मंडलों को दो भागों में बांटा जाएगा। पहले भाग में मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, दूसरे भाग में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे, और ये लोग जो हैं अलग अलग, इनका जो अधिवेशन होगा वो अलग अलग बुलाया जाएगा। मतलब कि एक तरफ मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्रों के प्रतिनिधि, अब जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं उस क्षेत्र के प्रतिनिधि भी मुस्लिम होंगे, क्योंकि जो अंग्रेज हैं उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव करवाए थे ना, तो जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है वहां से केवल मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़ा हो सकता है। तो उस हिसाब से उधर मुस्लिम ही, इधर जो है गैर मुस्लिम। तो ऐसे जो है इनका अलग अलग अधिवेशन बुलाया जाएगा, और यहां पर जो है पाकिस्तान बनाया जाए नहीं बनाया जाए इन सब चीजों पर फिर बाद में डिस्कशन करेंगे ये लोग। तो ये था दूसरा पॉइंट, इसको समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। अगला देखिएगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रहण द्वारा यह निर्णय किया जाएगा कि वो भारत के साथ रहना चाहता है या पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। किस प्रांत में? तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। क्या करवाया जाएगा इसमें? जनमत संग्रह। मतलब कि वहां पर जो है वोटिंग होगी, जनता जो है वोट डालेगी कि भाई उनको पाकिस्तान में मिलना है, मतलब कि जो नया जो मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है उसमें मिलना है या फिर भारत के साथ रहना है। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि वो भारत में सम्मिलित होगा या फिर नवगठित पाकिस्तान में। उसके बाद दूसरा देखेंगे, असम के सिलहट जिले में, असम में एक जिला हुआ करता था जो अब बांग्लादेश में है, असम का सिलहट, असम के सिलहट जिले में, यहां पर भी जो है क्या करवाया जाएगा? जनमत संग्रह। मतलब ये सेम ऊपर वाला।
तो असम के सिलहट जिले में भी जनमत संग्रह के आधार पर यह निर्णय किया जाएगा कि उसका क्या होना है, मतलब भारत में मिलेगा या फिर अलग रहेगा। इसके बाद देखो, पंजाब, बंगाल और असम में निर्णय के लिए सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब कि पंजाब, असम और बंगाल, ये जो तीन प्रांत मैंने बताए ना, पंजाब, बंगाल व असम, इन तीनों प्रांतों में सीमा निर्धारण के लिए, मतलब कि कौन सा भाग पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा भाग भारत में रहेगा, तो यह निर्धारण करने के लिए एक सीमा आयोग स्थापित किया जाएगा। सीमा आयोग, सीमा आयोग। देखो, पहले तो यहां पर इन तीनों प्रांतों के विधानमंडलों के प्रतिनिधियों को दो भागों में बांटा जा रहा है। एक मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्रों के प्रतिनिधि, दूसरे गैर मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र के प्रतिनिधि। दूसरा बोल रहा है कि पंजाब, बंगाल और असम, इन तीनों प्रांतों में किस तरह से बंटवारा होगा। मतलब जैसे पंजाब को ले लें तो कौन से गांव से, किस स्थान से जो है लाइन खींची जाएगी, बाउंड्री खींची जाएगी, इसके निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग गठित किया जाएगा। और उस सीमा आयोग का काम क्या होगा, पूरा जांच पड़ताल करके वो जो है दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारित करेगा। तो आगे चल करके सीमा आयोग गठित किया जाता है, क्योंकि माउंटबेटन योजना को मुस्लिम लीग, कांग्रेस दोनों स्वीकार कर लेते हैं। फिर सीमा आयोग का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं रेड क्लिफ। उसके बाद फिर वो रेड क्लिफ लाइन खींची जाती है। तो ये पांचवा पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, छठा पॉइंट है देसी रियासतों के संबंध में। देसी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता हटा ली जाएगी और वो भारत या पाकिस्तान में मिलने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो जो देसी रियासत, इस समय लगभग 562 के आसपास देसी रियासत थे। तो देसी रियासतों के संबंध में माउंटबेटन योजना में बोला गया कि देसी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता हटा ली जाएगी। ब्रिटिश सर्वोच्चता, क्योंकि देसी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता हावी थी ना। मतलब जो भारत के देसी रियासत थे वो किसके गुलाम थे, सीधे ब्रिटेन की महारानी के गुलाम थे। उनका जो है ब्रिटिश भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं था। वो हमारे लिए विदेश थे। उस जमाने में विदेश हुआ करते थे, क्योंकि उनकी कर्ता धर्ता कौन थी, ब्रिटेन की महारानी। वो सीधा जो है उसके एक तरह से अधीन थे। तो देसी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता हटा ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ये जो है इसमें बोला गया। इसके बाद देसी रियासतों का क्या होगा, तो देसी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वो जो है या तो भारत के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। ये देसी रियासतों को उनके ऊपर छोड़ दिया गया। तो ये 6 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो ये था भाई माउंटबेटन योजना। तो इस माउंटबेटन को, ये जो माउंटबेटन योजना है, इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी जी की सलाह पर 12 जून 1947 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने दिल्ली में एक बैठक में इस माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। कब, डेट लिखूं क्या मैं, यहां लिख देता हूं 12 जून 1947 कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने महात्मा गांधी जी की सलाह पर, मतलब कि जो कांग्रेस है उन्होंने गांधी जी से सलाह किया होगा, पटेल जी से, जवाहरलाल नेहरू से, सबके सलाह मशवरा के बाद 12 जून 1947 को दिल्ली में इन्होंने एक बैठक आयोजित की कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने। और वहां पर इन्होंने जो है माउंटबेटन योजना को अपनी स्वीकृति दी कि हाँ, हमको ये मंजूर है। इसके बाद कांग्रेस महासमिति भी हुआ करती थी। तो कांग्रेस महासमिति ने भी 14-15 जून 1947 को इस माउंटबेटन योजना को अपनी स्वीकृति दे दी। तो कांग्रेस ने जो है इसको हरी झंडी दे दी। जो जिन्ना था उसने थोड़ी सी आनाकानी की, मोहम्मद अली जिन्ना ने थोड़ी सी आनाकानी की, लेकिन वो जो है मान गया कि ठीक है, हमको मंजूर है, क्योंकि यहां पर स्पष्टतः भारत के विभाजन की बात कही गई है कि जहां भी संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं स्वीकार किया जाता तो वहां पर यह संविधान लागू नहीं होगा। इसका स्पष्ट क्या मतलब है कि वहां वो जो है अलग राष्ट्र बनेगा। और इधर तो बोला ही जा रहा है कि सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा, ये सारा कुछ जनमत संग्रहण की बात कही जा रही है। तो जिन्ना ने भी जो है इसको स्वीकार कर लिया। अब देखिएगा कुछ
नेता थे जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, उनके नाम भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो इसको मैं मिटा ही देता हूं। काफी मतलब इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है कि किन्होंने जो है माउंटबेटन योजना को मतलब विरोध किया। कि कांग्रेस के ही काफी सारे नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने इसका जो है विरोध किया कि इसको कैसे आप लोग स्वीकार कर सकते हो। लेकिन उनके अस्वीकृति के बावजूद भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको अपनी स्वीकृति दे दी। तो देखिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन, पहला नाम पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने जो है माउंटबेटन योजना का विरोध किया। इसके बाद दूसरा जो कि काफी बड़ा नाम है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस के नेता थे और काफी समय तक ये कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष भी थे ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इन्होंने भी जो है इसको मतलब इसका विरोध किया कि इसको कैसे आप स्वीकार कर सकते हो, कैसे आप भारत के विभाजन को स्वीकृत कर सकते हो। देखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद ना, ये भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। इन्होंने भी जो है जिन्ना को समझाने की कोशिश की कि हम लोग ऐसे अलग अलग बंट के रहेंगे तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे, एक साथ रहेंगे, अखंड भारत के रूप में हमको अगर सत्ता सौंपा जाता है तो हम लोग जो है भविष्य में बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे। मतलब जिन्ना को हर तरह से समझाने की कोशिश की गई कि अंग्रेज हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमको कमजोर करना चाहते, तमाम तरीके की तमाम कोशिशें की गई, तमाम तरीके आजमाए गए, लेकिन जो जिन्ना थे वो मानने को तैयार नहीं थे। तो अबुल कलाम आजाद ने माउंटबेटन योजना का घोर विरोध किया, कांग्रेस का भी विरोध किया कि भाई तुम लोग ऐसे कैसे इसको स्वीकृति दे सकते हो। तो अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद देखिएगा चौथराम गिडवानी, चौथराम गिडवानी, तीसरा नाम है चौथराम गिडवानी, चौथराम गिडवानी। कौन थे चौथराम गिडवानी? तो ये जो है ना सिंध प्रांत, जो कि एक मुस्लिम प्रांत था, सिंध प्रांत के कांग्रेस के बड़े लीडर थे। सिंध प्रांत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, तो वहां पर ये कांग्रेस के बड़े लीडर थे। इन्होंने भी जो है माउंटबेटन योजना को का काफी विरोध किया। इसके बाद देखिएगा अगला नाम है डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, वही सैफुद्दीन किचलू जिनको जालियांवाला बाग की जो घटना हुई थी ना, उसके पहले उनको गिरफ्तार किया गया था। तो डॉक्टर किचलू पंजाब के नेता थे, इन्होंने भी जो है इसका विरोध किया कि भाई कैसे भारत का विभाजन किया जा रहा है, इस टाइप से। एक और नाम है मौलाना हबीजुर रहमान, मौलाना हबीजुर रहमान, ये भी पंजाब के नेता थे। मौलाना हफीजुर रहमान, हफीजुर रहमान, इन्होंने भी जो है माउंटबेटन योजना का विरोध किया। माउंटबेटन योजना का ही नहीं, कांग्रेस का भी इन्होंने विरोध किया कि आपने क्यों इसको अपनी स्वीकृति दी। इसके अलावा मतलब इन नेताओं के अलावा भारत में जो साम्यवादी दल उस समय पनप रहा था, पनप क्या रहा था, ठीक ठाक था, अभी जैसा लगभग वैसा ही था। तो जो साम्यवादी दल के लोग थे उन्होंने भी माउंटबेटन योजना का विरोध किया, साम्यवादी दल द्वारा। इसके बाद देखिएगा हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, इन्होंने भी जो है इस माउंटबेटन योजना का काफी विरोध किया। और हिंदू महासभा द्वारा तो 3 जुलाई 1947 को काला दिवस मनाया गया। कब? 3 जुलाई 1947 क्या मनाया गया? काला दिवस। मुक्ति दिवस किसने मनाया था? मुक्ति दिवस तो मुस्लिम लीग ने। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया था। तो काला दिवस मनाया गया किसके द्वारा? हिंदू महासभा के द्वारा, माउंटबेटन योजना के विरोध में 3 जुलाई 1947 को। और देखिए इसके ठीक दूसरे दिन, 3 जुलाई 1947 के ठीक दूसरे दिन 4 जुलाई 1947 को
ये जो माउंटबेटन योजना है इसके आधार पर और इसको जो है वैधानिक रूप देने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ, जो कि 18 जुलाई 1947 को शाही हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। ये क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसको हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये ठीक जो है 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत हुआ, 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। तो ये था भाई माउंटबेटन योजना, किस तरह से माउंटबेटन भारत आता है, भारत के नेताओं से किस तरह से विचार विमर्श किया, उसके बाद फिर उसने अपनी योजना प्रस्तुत की, उसके क्या क्या धाराएं थी, क्या क्या प्रावधान थे उसमें, और कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकृत किया और किन नेताओं ने इसका विरोध किया। ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में, जिसमें इस माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया और भारत को विभाजन के साथ स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।